हेलो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो हम देखेंगे सीजी बोर्ड क्लास 12th में फ़िज़िक्स का असाइनमेंट नंबर 2 का सलूशन। यहाँ पे हम देखेंगे कैसे हम अक्टूबर मंथ का असाइनमेंट यहाँ पे सॉल्व करेंगे। तो ये हमारा जो वीडियो है ये हमारे सभी जो क्लास 12th के बच्चे उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कि हमारा जो क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है यहाँ पे असाइनमेंट में, तो इसमें टोटल 5 क्वेश्चन है। तो यहाँ पे आपको एक एक करके मैं सलूशन आपको दिखा देता हूँ कि जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि ओम का नियम क्या होता है। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि आपको डेफिनेशन में क्या लिखना है कि यदि किसी चालक तार की भौतिक अवस्थाएं ना बदली जाएं तो उसके सिरों का जो विभवांतर होता है उसमें बहने वाली धारा के अनुक्रमानुपाती होता है। अब यहाँ पे आपको मालूम है कि भौतिक अवस्थाओं में क्या क्या आपको यहाँ पे मेंशन करना है, जैसे कि लंबाई होती है, तापमान होता है, ये सारी चीज़ आपकी भौतिक अवस्थाएँ होती हैं किसी वायर के लिए। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि V प्रोपोर्शनल टू I यानी कि V इक्वल टू IR। अब उसके बाद यहाँ पर ओम के नियम की सीमाएँ यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो आपको पता है कि ओम का जो भी नियम होता है हमारा वो बाईलैटरल डिवाइसेस के लिए यूज़ होता है, यानी कि जो दोनों तरफ से करंट फ्लो करे और सेम उसका इफेक्ट होना चाहिए, ऐसी हमारी सभी डिवाइसेस के लिए हमारा ओम का नियम लगता है। तो अगर हम बात करेंगे डायोड या ट्रांजिस्टर के लिए तो इनमें हमारा ओम का नियम नहीं लगता है, क्योंकि ये यूनिलैटरल डिवाइसेस हैं। इनमें किसी एक डायरेक्शन पे धारा फ्लो करेगी तब जा कर के ये काम करते हैं। और दूसरा ये आपको पता है कि ये हमारा जो नियम है वो अर्धचालकों के लिए यूज़फुल नहीं होता है, खासतौर पर जर्मेनियम और सिलिकॉन के लिए। उसके बाद अगर हम बात करेंगे कि देखिए यहाँ पे एक छोटा सा न्यूमेरिकल भी दिया गया है जिसमें कि आपको यहाँ पे तापमान के बारे में पूछा जा रहा है कि कितने तापमान हम करने पर हमारा जो भी रेजिस्टेंस है, प्रतिरोध है, वो 3 गुना हो जाएगा। तो उसके लिए आप फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई करेंगे कि RT इक्वल टू R0 ब्रैकेट में 1 प्लस अल्फा टी। तो इससे आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको यहाँ पे रिजल्ट मिलेगा कि 500 डिग्री सेल्सियस। तो आई होप ये आपको फर्स्ट क्वेश्चन आपको पूरा क्लियर हो गया होगा। अब आइए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 2 देख लेते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे कह रहा है कि किरचॉफ के नियम बताइए। तो देखिए किरचॉफ के हमारे 2 नियम होते हैं मेनली, और फर्स्ट नियम आपको पता है कि केसीएल होता है, जो कि संधि बिंदु पे हम यहाँ पे देखते हैं। तो आपको यहाँ पे लिखना है कि इस नियम के अनुसार किसी विद्युत परिपथ के संधि बिंदु पर कुल आने वाली धारा का मान उस बिंदु से कुल जाने वाली धारा के मान के बराबर होता है। ये हमारा किरचॉफ का करंट लॉ है और ये आवेश के संरक्षण पे नियम पे आधारित होता है। उसी तरीके से हम बात करेंगे यहाँ पे किरचॉफ के वोल्टेज का नियम। तो आप देख सकते हैं कि किरचॉफ के वोल्टेज के नियम में आपको यहाँ पे लिखना है कि इस नियम के अनुसार किसी विद्युत परिपथ के बंद पास में किसी प्रतिरोध एवं उससे होकर जाने वाली विद्युत धारा के गुणनफल का बीजगणितीय योग क्या होगा, उस पास में जितने भी विद्युत वाहक बल होंगे उनके योग के बराबर होता है। तो इस तरीके से आप किरचॉफ के देखिए यहाँ नियम को आप लिख सकते हैं, दोनों जो भी नियम होते हैं। नेक्स्ट हमको कहा जा रहा है कि व्हीटस्टोन सेतु का यहाँ पे सिद्धांत लिखना है, वो भी संतुलन की अवस्था में। तो आपको पता है कि व्हीटस्टोन में हमारे किरचॉफ के नियम यहाँ पे लागू होते हैं। और अगर हम यहाँ पे 4 प्रतिरोधों को क्या करेंगे, यहाँ पे चतुर्भुज के हिसाब से हम जोड़ते हैं और उसके एक विकर्ण से हम गैल्वेनोमीटर को और दूसरे विकर्ण से हम क्या करेंगे, एक सेल को जोड़ेंगे। तो संतुलन की अवस्था में अगर धारा मापी से कोई धारा प्रवाहित नहीं होती है तो ऐसे में हमारे जो ऊपर के 2 रेजिस्टेंस होते हैं प्रतिरोध, उनका रेशियो नीचे के 2 रेजिस्टेंस के रेशियो के बराबर होता है, यानी कि P/Q इक्वल टू R/S। और अगर इसको प्रूफ करना है तो देखिए आप प्रूफ भी कर सकते हैं। आपको ये डायग्राम बनाना है, पहले वाले पास में आपको KVL लगाना है और KCL दोनों लगाने हैं, और सेकेंड वाले में भी क्या करना है, KVL और KCL दोनों लगाना है। और इस तरीके से इसको देखिए सॉल्व करने के बाद आप बहुत आसानी से संतुलन की अवस्था में देख सकते हैं कि हमको KCL लगाने के बाद और KVL लगाने के बाद हमको ये प्रूफ कर सकते हैं कि P/Q इक्वल टू R/S। नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे देखिए क्वेश्चन नंबर 3 की, यहाँ पे आपको बताना है कि चल कुंडल धारामापी क्या होता है। तो इसमें आप देखेंगे कि चल कुंडल जो धारामापी होता है वो बेसिकली क्या होता है कि आपको निम्न धारा को मापने में यूज़ करते हैं, यानी कि जो बहुत ही जो लो करंट होती है उसको मेज़र करने के लिए हम क्या करते हैं, चल कुंडली धारामापी का यूज़ करते हैं। जबकि अगर हम बात करेंगे कि उच्च धारा को मापने के लिए हम अमीटर का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे इसका डायग्राम आप देखेंगे तो आपको डायग्राम में दिखाई दे रहा है कि इसमें हम यहाँ पे एक मैग्नेट यहाँ पे यूज़ करते हैं, हॉर्सशू मैग्नेट, यानी कि यू शेप का मैग्नेट, और इसको हम यहाँ पे रेडियल यानी थोड़ा सा कह सकते हैं अवतल यहाँ पे शेप देते हैं ताकि हमारा जो भी हमारा मैग्नेटिक फील्ड हो इसमें पूरा सेंटर यहाँ पे लाई करेगा। बीच में हमने यहाँ पे क्या किया है, आर्मेचर कुंडली रखा हुआ है जिसमें कि धारा प्रवाहित हो रही है, और इसी में एक स्प्रिंग यहाँ पे कनेक्ट है जो कि पॉइंटर से लगी हुई है। तो देखिए यहाँ पे जब भी आपको पता है कि अगर हम रखेंगे यहाँ पे 2 तरीके के हमारे यहाँ पे बलाघूर लगेंगे। एक तो हमारा जो भी धारा बह रही है आर्मेचर में, उसकी वजह से आप देखेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड में हमने रखा हुआ है।
तो वहाँ पे एक आघूर्ण लगेगा, और दूसरा हमारा जब धारा को प्रवाहित करना बंद कर देंगे तो उसमें स्प्रिंग जो होगी, स्प्रिंग क्या करेगी, वापस को उसकी पुरानी वाली अवस्था में यानी कि जीरो पे लाने के लिए एक आघूर्ण लगाएगी। तो यहाँ पे हम दोनों तरीके के आघूर्ण को क्या करेंगे, बराबर कर देते हैं, जिससे हमको ये पता चल जाएगा कि हाँ थीटा, यानी कि थीटा क्या होता है, यहाँ पे विचलन हमारा एक कोण होता है कि कितना ये हमारी पॉइंटर कितना विचलित हो चुकी है। अब इसके बाद इसकी सुग्राहिता की बात करेंगे तो आप यहाँ पे लिखेंगे कि धारा मापी की देखिए सुग्राहिता दो प्रकार की होती है। एक होती है यहाँ पे धारा की सुग्राहिता और दूसरी होती है यहाँ पे विभव की सुग्राहिता। तो धारा की देखिए सुग्राहिता को हम क्या करेंगे, धारा में थीटा में से आई को डिवाइड कर देंगे, और अगर विभव की सुग्राहिता आएगी तो हम क्या करेंगे कि थीटा में से वी को हम डिवाइड कर देंगे। नेक्स्ट हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की। इसमें पूछा जा रहा है कि विद्युत वाहक बल और विभवांतर में क्या अंतर होता है। तो देखिए विद्युत वाहक बल और विभवांतर में आपको लिखना है पहला अंतर कि यह सेल या बैटरी में उपस्थित होता है, जबकि विभवांतर क्या होता है कि यह प्रतिरोधों के दोनों सिरों के बीच में उपस्थित होता है। नेक्स्ट हम देखेंगे कि विद्युत वाहक बल क्या होता है, विभवांतर से अधिक हो सकता है या फिर बराबर हो सकता है, लेकिन जो हमारा विभवांतर होगा वो हमेशा क्या होगा, विद्युत वाहक बल से कम होगा या फिर बराबर होता है। उसी तरीके से थर्ड अंतर में हम देखेंगे कि यह परिपथ के बाहरी प्रतिरोध पर नहीं निर्भर करता है, और विभवांतर क्या होता है, बाहरी प्रतिरोध पर निर्भर करता है। और लास्ट हम देखेंगे कि विद्युत वाहक बल हमारा क्या होता है, कारण होता है, कॉज होता है, इसकी वजह से विभवांतर आता है। तो आप कह सकते हैं कि विभवांतर क्या होता है, विभवांतर एक प्रभाव होता है। और लास्ट में हम देखेंगे कि बायो-सेवर्ट का नियम आपको यहाँ मालूम है कि जब भी किसी तार में धारा प्रवाहित होती है तो उस तार के सराउंडिंग यानी कि चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र आ जाता है। तो इसमें हम क्या करेंगे, किसी अल्पांश यानी कि बहुत ही छोटी लेंथ के लिए हम निकालते हैं कि कितना मैग्नेटिक फील्ड मिलेगा। तो जो अल्पांश का हमारा मैग्नेटिक फील्ड होता है वो देखिए किन पे डिपेंड करेगा, एक तो करंट पे, एक अल्पांश की लंबाई पे, उसके बाद यहाँ पे जो हमारा एंगल बनेगा अल्पांश और उस बिंदु को मिलाने वाली रेखा के, उसके कोण के हम साइन यहाँ पे लेंगे, उसके अनुक्रमानुपाती होता है। और फाइनली हम देखेंगे कि उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो इसको कंबाइन करेंगे तो आपको फॉर्मूला यहाँ पे मिलेगा कि dB = μ0/4 पाई IDL sin θ/r²। तो इस तरीके से आप यहाँ पे बायो-सेवर्ट के नियम को लिख सकते हैं। और लास्ट में यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अगर आपसे पूछा जा रहा है कि बायो-सेवर्ट का नियम जो था और कूलाम के नियम में क्या समानता है, तो आप देखेंगे कि दोनों हमारे जो नियम हैं वो दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। यानी कि जैसे आप देख सकते हैं dB क्या होगा, 1/r² के व्युत्क्रमानुपाती। उसी तरीके से कूलॉम्स लॉ में भी जो फोर्स होता है वो भी क्या होगा, 1/r² के व्युत्क्रमानुपाती होगा। जबकि हम दूसरी समानता की अगर बात करें तो देखिए दोनों हमारे क्या होते हैं, इसमें हम सुपरपोजिशन यूज़ कर सकते हैं, यानी कि वेक्टर एडिशन आपका लगेगा, चाहे वो मैग्नेटिक फील्ड हो या फोर्स हो। तो इस तरीके से हमारे असाइनमेंट का पूरा सॉल्यूशन मैंने आपको दिखा दिया है, और इसका मैंने PDF भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको यहाँ पे लिंक दे दिया है। वहाँ से आप चाहें तो डाउनलोड भी कर सकते हैं, या फिर आप स्क्रीनशॉट यहाँ पे ले सकते हैं, या फिर वीडियो को पॉज करके भी अपने असाइनमेंट को आप कंप्लीट यहाँ पे पूरा कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ज़रूर ये आपको यहाँ पे हेल्प करेगा ये वीडियो। तो फिर भी आपको किसी तरीके का कोई डाउट है तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमको ज़रूर बताइए। तो हम आपको इसके आने वाले जो भी हमारे यहाँ पे असाइनमेंट होंगे वो भी आपको प्रोवाइड किए जाएंगे, और कोई अगर आपको डाउट रहता है स्पेशली किसी टॉपिक पे तो वो भी हम आपको एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत थैंक यू।